चैप्टर 2। उसने कहा था एक कहानी। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कहानीकार के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और इसका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1922 को। इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। इसका जो जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान है। मूल निवास गुलेर ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसके पिताजी पंडित शिवराम थे। शिक्षा इसकी बचपन की में शिक्षा संस्कृत शिक्षा में हुई और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए इन्होंने। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतहरी से नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। संपादक समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। रचनाएं की कहानियाँ हैं सुखमय जीवन जो 1911 में लिखा गया था, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, पाच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारिस मोही कठुआ, पुरानी हिंदी, भारतवर्षी डिंगल, संस्कृत टिप्पणी, देव प्रिय आदि। प्रमुख निबंध इनके अतिरिक्त अनुवाद की बाढ़ खोज आदि, क्रिया हिंदी, वैदिक भाषा के प्रकृतिपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी कॉन्ट्रिज्म आदि निबंध थे। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। अब हम लोग कहानी पे आ जाते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाबू काट वालों की बोली का महरम लगवाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियां के पोड़ों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हुए संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उसकी बिरादरी वाले तंग चक्कादार गलियों में हर एक लड्डे वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फोटो खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे भोरे वाले के जंगल में राख होते हैं। क्या मजाल की जी की साहब बिना कुछ सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह
महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से ना हटती तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की कड्डी को गिने बिना हटाता ना था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उसका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगे। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमई हो गई? इस पर लड़की कुछ आगे चढ़ाकर धद कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुमरई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं कि ये रेशम का कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मूड़ी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उलेड़ दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम राम, यह कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडालियों तक कीच में धंसे हुए। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। कोने कहीं नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके, सारी खदाक हिल जाती है। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। मानसिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहना बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार खाड़ी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदुषी था। बाल्टी में कांदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनों की बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी का बादल छा गए। लहना सिंह दूसरे बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हीरो को यहाँ बुला लोगे? यहाँ वही दूध पीने वाली फिरंगी में चुप कर। यहाँ
वालों को शर्म नहीं। देश देर की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वो सिगरेट में हट करती है, होठों में लगाकर जाती है कि मैं पीछे हटता हूँ तो समझते हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बूढ़ा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसा मैं जानता ही नहीं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। अपने सुख लड़ाई के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलबुले की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मेरे मरे जर्मन और तुकर यहाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? दिल्ली शहर ते पिसोरी ना जांदिए, कर लेनी लौंगा दा व्यापार मांडिए, कर लेना लांडेरा सौदा आड़िए, ओ लाना चटका कंदनुई नू। ये एक गाना गाया उसने। फिर इसका मतलब होता है, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। ओ अब मैं कद्दू चखना। ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवाड़ी सिख ऐसे लुच्चे संगीत गाएंगे। पर सारी खंदों की जीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते हो। दोपहर की रात गई। अंधेरा सन्नाटा हुआ। बूढ़ा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों में अपना दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा और लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ। एक आंख आई के मुंह पर और एक बूढ़ा सिंह के दुबले शरीर पर। बूढ़ा सिंह कहरारा, क्यों बूढ़ा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पिलाकर बूढ़ा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, मेमे ने बोलकर भेजे हैं। गुरु उनकी भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं? यूँ कहकर ना ही करते बूढ़ा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाटी कोट जीन का कुर्ता पर पहनकर पहाड़े पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इस दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 जिहाद जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सब के साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरी हुक्म ना मिले डटे रहो।
हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा का बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इन पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मोर्च लिया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। दस मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंख मरते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखा। तब उनका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका ना मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के भी मजे कहाँ यहाँ। याद है पार साल निकली लड़ाई के पीछे। अब आप जगधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे तब आपकी खामखा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने में वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मानो कभी देखी गई थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टी में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट से मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, खाकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इनका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ खाई पर ढाबा होगा, उधर ऊन पर खुले में ढाबा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ।
लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत का एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथ में उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है आज? मैंने बहुत सीखी। यह सीखी कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है, उनके 2 फुट 4 इंच सींगें होती है। यह सीखा कि मुसलमान खान समा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते में चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखी? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथों जेब में डाले। लहना सिंह कहता है, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतनी बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आगे चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वे वेद पढ़कर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि ढक खाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू भोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि मेरे गांव में पैर रखो तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मटरनी के 2 फायरों ने साहब का कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। पौधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतरने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले घाव को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसा आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वह गुरुजी की खालसा। और धड़ाक बंदूकों से जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे में सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों
के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खिया दी फौज आई। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन यह तो खेत रहे या कड़ा रहे। सिखों में 15 का प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पलसली एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूरा किया और बाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई। लहना के दूसरे घाव भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसी चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि वान भट्ट की भाषा में दंती पंद्रेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजीत पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सहार रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उसने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाले गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे अंदर पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाना चाहिए पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बढ़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते ही नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदार ने आँख की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदार ने घोड़ा को चिट्ठी में मेरा मत्था टेकना लिखना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना के हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी तो तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे देशियों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है कि तेरी कमजोरी हो गई तो वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा कि हाँ हो गई। देखते नहीं मैं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह दुख हुआ और क्रोध हुआ।
वजीरा सिंह पानी पिलाते। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल के जमादार हो गया। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, ना मालूम कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जर्मन जमीन के मुकदमे की पैरवी कराने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली तो फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकलकर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे बताना चाहती है कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहते। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। उस आशीष सुनी। लहना सिंह चुप रहा। मुझे पहचाना नहीं? तेरी गुमराही हो गई धत, कल हो गई देखते नहीं। रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी कि मेरे तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तामियों की घगरियों पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चल जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 वर्ष हुआ है। उसे के पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखकर वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो। बस अब के हाड़ में मैं यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों के अखबारों में पढ़ा, फ्रांस के बेल्जियम 18वीं सूची 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये कहानी यहीं तक था। उसने कहा था जो ये कहानी है, इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है। उस फिल्म को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, उसने कहा था। ठीक है ना।